नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज एक काफी बर्निंग इशू पे बात करने जा रहे हैं और आज के टॉपिक में हमारे सवाल ऑन्कोलॉजिस्ट से भी होंगे। जी हाँ, एलोपैथ के जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्को सर्जन हैं या रेडिएशन के जो एक्सपर्ट हैं, उनसे बात होगी। जो बर्निंग टॉपिक है वो कैंसर के 4th स्टेज को लेकर है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। डॉक्टर साहब, द हेल्थ केयर टुडे में आपका काफी स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। एलोपैथ डॉक्टर के बीच आप काफी विवादित हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ आपके जो एडवाइस होते हैं कई बार हमें भी हजम नहीं होता। आज 4th स्टेज कैंसर पे बात करेंगे और 4th स्टेज कैंसर को भी आप ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्को सर्जन हैं या रेडिएशन के जो एक्सपर्ट हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे और उस सवाल का अगर जवाब होगा तो आप जरूर उस सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या 4th स्टेज कैंसर को आप ठीक कर सकते हैं? जो हमारी जानकारी है एज ए हेल्थ जर्नलिस्ट, जो हमारी जानकारी है कि 4th स्टेज कैंसर पे डेथ वारंट की मोहर लग जाती है, उसे आप ठीक नहीं कर पाते हैं। आती है बात पैलिएटिव केयर की कि जो मरीज जितना दिन जिंदा रहेगा वो दर्द रहित अपनी जिंदगी पूरा करे, लेकिन इलाज नहीं होगा उसका, उसे मरना तय है। लेकिन अगर आपके अंदर में ट्रीटमेंट लेता रहा तो मरीज को मरते मरते किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, कोई छोटा हॉस्पिटल तो इलाज करेगा नहीं, किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन, मेडिसिन देते देते कम से कम उसके बिल होते हैं 50 लाख रुपए। मरना उसे तय है। हो सकता है कि डॉक्टर साहब दावा कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्सेप्ट करते हैं कि हो सकता है कि यहां भी आके मर जाए, लेकिन क्या वो 50 लाख, और हो सकता है कि यहां भी ये भी 50 हजार कम से कम ले ले, क्या जायज है कि वो 50 लाख रुपया दे के मरे या 50,000 रुपया दे के मरे? चमत्कार कहीं भी हो सकता है, वो अलग बात है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो 99% ऐसे व्यूअर्स हैं जो 50 लाख पे नहीं कर सकते हैं। जो 1% व्यूअर्स हैं जो 50 लाख पे कर सकते हैं, वो बेहिचक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाए। डॉक्टर साहब, अब आप पे आते हैं कि जो कैंसर का इलाज है वो 4th स्टेज में एलोपैथ में नहीं है। 50 लाख देने के बाद, 50 लाख खर्च रुपए करने के बाद भी मरने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं मरीज के। 4th स्टेज कैंसर होता है, पैलिएटिव केयर होता है, पैलिएटिव केयर पे भी काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब आपकी तरफ आते हैं कि आप ऐसे पेशेंट को ठीक करने का दावा करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, आपके डिग्री पर भी सवाल उठता है और कोई बात नहीं, डिग्री पर सवाल उठता है। एक हमारे बाबा रामदेव हैं, कभी आपने उनकी डिग्री पे सवाल उठाया है? अरबों का साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। कौन सा ऐसा रोग नहीं है जिस पे उन्होंने इलाज नहीं बताया है? कभी कभार रेयरली विवाद उठते भी हैं, कुछ कोर्ट में भी मामला जाता है, लेकिन फर्क क्या आता है? और हाँ, जब अपनों पर आती है तो लोग चुपके से इलाज लेना शुरू कर देते हैं, बताते नहीं कि मैं इलाज ले रहा हूं। जो विरोधी हैं, आयुर्वेद के विरोधी हैं, नेचुरोपैथी के विरोधी हैं, बताते नहीं, लेकिन चुपके से वो इलाज लेना शुरू कर देते हैं। तो डिग्री को भी हम तत्काल साइड करेंगे। अगर आपका इलाज कारगर है तो वो डिग्री की जरूरत ही नहीं है। सुश्रुत ने आयुर्वेद लिखा था, सुश्रुत की कोई डिग्री नहीं थी। बाबा रामदेव की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया उनकी मूर्ति बनी हुई है। डॉक्टर साहब, आप जो 4th स्टेज कैंसर ठीक करने की बात करते हैं, उसके पीछे जो दावा कर रहे हैं कि जी हाँ जी हम ठीक कर देंगे, आखिर क्या कॉन्सेप्ट क्या है? कैसे ठीक करने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे आपके जो सवाल के अंदर मैं 2-3 सवाल देख रहा हूँ एक्चुअली टू स्टार्ट विथ कि आपने शुरुआत ऐसी की 4th स्टेज कैंसर का एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है। इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा कि एलोपैथ में कोई भी कैंसर का कोई इलाज है ही नहीं। इसको रादर सवाल ये होना चाहिए कि आपका करेक्ट कि ऑन्कोलॉजिस्ट से क्या किसी भी तरह का कैंसर का कोई भी मरीज को कभी भी आप ठीक कर सकते हैं, आप लिखित में दे सकते हैं, किया है तो वो लिख के दे सकते हैं। किसी ने किया हो दुनिया में, एक भी कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी से किसी ने भी ठीक किया हो, रेडिएशन से ठीक कर दिया हो, सर्जरी से ठीक कर दिया हो, एक भी? नहीं, कुछ तो ठीक होते हैं।
हमारा 15 साल का जो है हेल्थ आप जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस रहा है, आप कुछ ठीक होते हैं पेशेंट। ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछ के देखिए, वो लिख के दे दें कि हाँ हमने ठीक कर दिया है, लिखित में दे दें वो, राइट। तो एक तो हमारा परसेप्शन है कि ठीक होते हैं, आपके सामने ऐसे लोग आए होंगे, तो और दूसरा है कि वो लिख के दे दें। अब आते हैं इस सवाल, इसको कनेक्ट करते हुए आपके 4th स्टेज तक मैं पहुँचता हूँ, 1 मिनट लगेगा। अभी आपके साथ तो मैं कुछ समय से हूँ, करीब मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा तो हो गया है, और इससे पहले भी कुछ शूट्स थे और मैं लगातार बोल रहा हूँ, है ना? और मैं थोड़ी देर पहले साइकिल से ही आया हूँ, करीब 30 मिनट साइकिल चलाया और आया और आके यहाँ बैठा और फिर आधा घंटा मैंने मुँह से बात की। तो इस वक़्त इस स्थिति में, जबकि आधा पौना घंटा मुँह से बात कर लिया, आधा घंटा साइकिल चला लिया। अब अगर आप मुझे बोलेंगे कि चलो आप अपना पेट स्कैन करा लो, ये स्टेज पता चलता है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये पेट स्कैन के आधार से पता चलता है। कि मान लो आप बोलते हैं कि आइए आपका पेट स्कैन कर देते हैं। अभी अगर मेरा पेट स्कैन होगा राइट नाउ, इस कंडीशन में, जबकि मैं आधा पौना घंटा बोल भी चुका हूँ, साइकिल से मैं आया हूँ काफ़ी लंबा चक्कर लगा के, तो मुझे 3rd स्टेज या 4th स्टेज कैंसर पेट स्कैन के आधार पे पाया जाएगा। वेरी क्लियर। किसी को भी अगर 4th स्टेज कैंसर बनाना हो, अगर मैं चाहूँ कि आपको मैं 4th स्टेज कैंसर बनाना हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं ना, साइकिल चला के आइए। तो जब साइकिल चलाएँगे तो जो पेट स्कैन का जो जिस तरह का होता है कि जहाँ के भी सेल्स हैं, जैसे मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ के सेल ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, यहाँ के मसल्स, मुँह के। तो जहाँ के भी सेल ज़्यादा यूज़ होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा शुगर के लिए भूखे होंगे वो सेल, बिकॉज़ वो उनकी एनर्जी ज़्यादा खपत हो रही है। और पेट स्कैन सिर्फ़ ये देखता है कि कौन-कौन से बॉडी के सेल्स हैं जो शुगर के लिए ज़्यादा भूखे हैं। तो मान लो मैं यहाँ आने से, पेट स्कैन करने से पहले मैं जिम में सिर्फ़ वर्कआउट करके आता हूँ, वो भी एक हाथ का। तो जब पेट स्कैन का रिज़ल्ट आएगा तो उसमें डॉक्टर बोलेगा कि आपके इस हाथ के अंदर ना लिम्फ नोड बढ़ गया है, यहाँ पे कैंसर दिखा रहा है, पेट स्कैन। हाँ, तो पेट स्कैन के आधार पे जो 4th स्टेज होता है, अगर ऐसी बात है तो दुनिया का कोई भी इंसान पकड़ के लाओ, जिसे आप समझते हैं हेल्दी है, और उसको मैं 2-3 एक्टिविटी करो, बोलूँगा कि एक तो ये जिम में जाओ, ये करो, साथ में आप मेरे से बात भी करो और थोड़ा साइकिल चला लो। अब आ जाओ मेरे पास पेट स्कैन कराने। तो पेट स्कैन का जो रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट मैं किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट दिखाऊँगा, तो वो बोलेगा ये तो 4th स्टेज का कैंसर का पेशेंट है, मरने वाला है अभी। अब उसी इंसान को अगले दिन रेस्ट करके आ जाएगा, दोबारा पेट स्कैन करेगा सेम ही जगह पे, अब रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। तो पेट स्कैन का रिज़ल्ट इस बात पे आधारित होता है कि एट दैट मोमेंट कौन से बॉडी के सेल ज़्यादा शुगर कंज़म्पशन कर रहे हैं इन कंपैरिज़न टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, राइट? दैट इज़ द बेसिस ऑफ पेट स्कैन। अगर 4 जगह पे सेल ज़्यादा भूखे हैं, तो 4th स्टेज बता दो। 3 जगह पे भूखे हैं, तो 3rd स्टेज बता दो। आपका पेट स्कैन का जो स्लाइड आता है, वहाँ पे आपको चमक दिखेगी। जहाँ-जहाँ चमक है, तो वहाँ की जो सेल्स हैं, वो ज़्यादा शुगर खा रहे हैं। ठीक है? दैट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑन व्हिच अनकंट्रोल्ड जो सेल्स ग्रोथ होते हैं उसको भी तो बताता है। नहीं बताता उसको। अनकंट्रोल्ड सेल्स ग्रोथ को नहीं बताता। नहीं, वो सिर्फ़ बताता है कि कहाँ पे शुगर की कंज़म्पशन ज़्यादा है, अच्छा। इसको बताता है। उसके लिए इट इज़ कॉल्ड एफडीजी, फ्लोरोडाइऑक्सी ग्लूकोज़, राइट? फ्लोरोडाइऑक्सी मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल को शुगर से बाइंड कर दिया, उसको इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में डाल दिया। अब शुगर पूरे बॉडी में, ब्लड में घूम रहा है। अब सेल्स अपने-अपने हिसाब से उसको खींच रहे हैं। जब सेल्स खींच रहे हैं तो शुगर को खा रहे हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव मटेरियल तो कहीं मेटाबोलाइज़ होगा नहीं, वहाँ-वहाँ इकट्ठा हो रहा है। और बाहर से जब रेडिएशन डाल रहे हैं, तो वो जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, तो वो चमकता हुआ दिखेगा। तो वो जो चमक दिख रही है, दैट बिकम्स द बेसिस कि इनके यहाँ 4 चमक दिख रही है, तो डॉक्टर बोलेगा 4th स्टेज, राइट? लेकिन वो चमक क्यों दिख रही है? वो कोई कैंसर की वजह से नहीं, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि सेल ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़। तो पेट स्कैन ये नहीं बोल रहा कि इस यहाँ पे कैंसर है, पेट स्कैन बोल रहा है कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ द शुगर इज़ मोर, एंड मेटाबॉलिज्म शुगर वहीं पे ज़्यादा होगी जहाँ पे सेल भूखे होंगे। सेल कहाँ भूखे होंगे? जहाँ पे आप ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट? अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे पैरों में चमक ज़्यादा दिखाए, तो मैं उस तरह की एक्टिविटी करूँगा 1 घंटा, फिर पेट स्कैन कराने चला जाऊँगा, तो यहीं पे चमक दिखाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। तो पेट स्कैन किसी भी इंसान को 4th स्टेज बता सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर हेल्थ कंडीशन। अब जब 4th स्टेज बता ही दिया, डॉक्टर का होगा एक फिक्स बता दिया ना, आप कीमोथेरेपी करो, रेडिएशन करो, इम्यूनोथेरेपी करो, करते रहो। याद रखिए, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर बन जाता है। मान लो मेरे बॉडी में कैंसर नहीं है, और अगर मैं कीमोथेरेपी कराऊँ, आई बिकम ए कैंसर पेशेंट। केमिकल थेरेपी कॉजेज़ कैंसर। जो मैंने अभी सेंटेंस बोला, ये एविडेंस बेस्ड है। ये ऐसे नहीं कि कोई मेरा इमेजिनरी सेंटेंस है। किसी भी डॉक्टर से, ऑन्कोलॉजिस्ट छोड़िए, नॉर्मल डॉक्टर से कन्फर्म कर सकते हैं,
एक सेंटेंस लिखिए, कीमोथेरेपी कॉजेज कैंसर, डॉक्टर साहब बताइए ट्रू या फॉल्स, वो ट्रू ही लिखेगा, फॉल्स नहीं लिखेगा, या तो भगा देगा आपको या फिर ट्रू ही लिखेगा, बिकॉज दैट इज द ट्रूथ। तो पहले तो पेट स्कैन से ये साबित कर दिया स्टेज 4 हो, तो आप कन्विंस हो गए। अब वो ले जाएगा कि कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। जब कीमोथेरेपी कराया, अब आप रियल पेशेंट बन गए, पहले पेशेंट थे नहीं। तो अब आपके एक सवाल जो आपने सवाल का काउंटर क्वेश्चन आपने किया था कि बहुत सारे पेशेंट हमने आपको देखे हैं ठीक होते हुए भी, आपका ये भी एक देखा वो है। था, हाँ। है ना? अब जैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है, मैं प्रिवेंटिव चेकअप पेट स्कैन कराने चला जाता हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं 4 स्टेज कैंसर पेशेंट हूँ, हालांकि मैं हूँ नहीं, क्योंकि वो पेट स्कैन तो ऐसे ही बताता है। लेकिन मैं तैयार हो गया कि डॉक्टर साहब मुझे कीमोथेरेपी कर दो, रेडिएशन कर दो, क्योंकि मेरी बॉडी बड़ी अच्छी है, स्ट्रांग है, तो मैं कीमोथेरेपी को झेलने के बाद भी मैं जिंदा रह लूंगा, क्योंकि कीमोथेरेपी जब कैंसर इंड्यूस करेगी मेरी बॉडी में, तो मेरी खुद की इम्यूनिटी उसको भी फाइट करेगी। तो ऐसा नहीं कि कीमोथेरेपी की वजह से वो पेशेंट जिंदा है, कीमोथेरेपी के बावजूद भी वो जिंदा है। जैसे जैसे मान लो युवराज सिंह, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कैंसर से ठीक हुए कीमोथेरेपी से, द स्टोरी कैन बी, पहले तो उसको कैंसर उसको ऊपर थोप दिया कि आप कैंसर पेशेंट हो, अब उसके ऊपर सारे प्रोटोकॉल किए, बट क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी है तो उन प्रोटोकॉल को झेलते हुए वो जिंदा है, अब वो क्रेडिट सारा कीमोथेरेपी को दे दिया। दिस इज जो मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट, ये हूबहू ट्रुथ है। और अगर ये ट्रुथ नहीं होगा ना, तो जो लोग सुन रहे हैं मुझे, जो देख रहे हैं, उनमें जो ऑन्कोलॉजी होंगे ना, वो अभी केस कर देंगे मेरे ऊपर, अभी पर्चा कर देंगे इसी वक्त, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं तो लोगों को बहका रहा हूँ, इसका तो यही मतलब हुआ ना, ठीक है। है ना? तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर इज कि कई लोगों को ठीक होते हुए देखते हैं, जो ठीक इंसान को अगर कीमोथेरेपी देंगे तो कई बार वो लोग फाइट बैक करते हैं, उसकी बॉडी वो ठीक ही रहते हैं, फिर भी झेल लेते हैं, तो वो एक कैटेगरी है, राइट? इसीलिए आप देखेंगे कैंसर इंडस्ट्री में कभी कोई पेपर में नहीं मिलेगा जहां पे ये लिखा हो कि इनको कीमोथेरेपी कर दिया, ये कैंसर फ्री हो गए कीमोथेरेपी की वजह से, नहीं मिलेगा, है ही नहीं, ओके। है ना? लेकिन पब्लिक परसेप्शन में ये है, जैसे आपके परसेप्शन में है ना? अब आते हैं 4 स्टेज का। तो स्टेज तो कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि स्टेज का बेसिस ही ये है कि वो पेट स्कैन है। आप अक्सर देखेंगे 4 स्टेज कैंसर सो कॉल्ड पेशेंट बिल्कुल हेल्दी दिखेंगे, राइट? एट द सेम टाइम ऐसे भी देखेंगे पेशेंट बेड पे पड़ा है, ट्यूमर है, खून टपक रहा है, अल्सर है, लेकिन स्टेज 2 ही बता रहा है। कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका, दोनों दो अलग चीजें हैं। तो 4th स्टेज इमेज तो ये आती है ना, बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब होगी। सेकंड स्टेज वो चलता फिरता होगा, ऐसे ही आएगा ना इमेज। बट ये कोरिलेशन आप हॉस्पिटल में रियल सिनेरियो में देखेंगे नहीं। हमारे 40% पेशेंट कैंसर के ही पेशेंट हैं, हमारे हॉस्पिटल में आइए, उनका रिपोर्ट दिखा, मैं 10 पेशेंट होंगे, मैं 10 के पेट स्कैन दिखा दूंगा, जिसका 4th स्टेज होगा तो आप क्या सोचेंगे, इनमें जो सबसे बीमार दिख रहा है शायद यही वाला 4th स्टेज है, जबकि वो निकलेगा नहीं। और जो घूमता फिरता है, हेल्दी है, आप हैरान हो जाएंगे, यार ये आपका रिपोर्ट है। तो दैट इज हाउ इट इज, राइट? तो स्टेजेस सिर्फ एक धोखा है, पेट स्कैन एक धोखा है। पेट स्कैन इज नॉट अ साइंस, इट इज अ ट्रैप। जो अनकंट्रोल्ड सेल्स हैं, जो कैंसर का रूप ले लेती है, ठीक कैसे करते हैं उसे? देखिए, अनकंट्रोल जब हुआ तो कैसे हुआ, उसमें ज्यादा खुराक मिल रही है उस सेल्स को, ज्यादा डाइट मिल रहा है ज्यादा। तो याद रखिए, जो कैंसर सेल की एक खासियत है, इट स्टार्ट्स ईटिंग आफ्टर सनसेट। सनसेट हो गया, अब जैसे होता है ना, जो चोर डाकू रात को निकलते हैं ना, उनका वर्किंग टाइम कब होता है? रात को होता है। कैंसर सेल का वर्किंग टाइम, खाने का टाइम आफ्टर सनसेट। सो द फर्स्ट थिंग, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। हम हर कैंसर पेशेंट बोलते हैं 6 बजे को खाओ ही मत। जब आप 6 बजे खाएंगे ही नहीं, तो कैंसर सेल को अपना फूड नहीं मिलेगा, नंबर 1। और आपको भी नहीं मिल रहा, बिकॉज आप खा नहीं रहे 6 बजे के बाद। अगले दिन सुबह 8 बजे के बाद ही खाओ, तो 12-14 घंटे की फास्टिंग होगी ना। हमारी बॉडी क्या करती है, जब बाहर से खाना नहीं मिल रहा, तो बॉडी के अंदर जो ट्यूमर है उसी से खाना निकालती है, क्योंकि ट्यूमर के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन ही होता है। उसमें विटामिन होगा, मिनरल होगा, उसमें पोटेशियम होगा, उसमें फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज होती हैं। तो बॉडी उसको तोड़ता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन निकाल के अपना काम चलाता है। तो दिस कॉल्ड ऑटोफेजी। तो एक तो आप कुछ खा नहीं रहे, तो कैंसर सेल इज ऑल्सो नॉट ईटिंग। दूसरा, बॉडी उसको तोड़ रही है, वो तभी तोड़ेगी जब एक लंबे समय तक, गैप तक आप कुछ नहीं खाएंगे, तो यू आर गेटिंग रीड ऑफ द कैंसर सेल। तो इस तरह से कुछ दिनों के अंदर कैंसर सेल इट डिसॉल्व्स एंड गोज अवे। कैंसर ट्रीटमेंट को लेके एक हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। किसी एक मरीज के लिए हमने थोड़ा सा उसे हेल्प करने की कोशिश किए थे, तो समझ में आया था मेडिसिन का बहुत बड़ा नेक्सस है। और पेशेंट को
जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वो मेडिसिन चाहिए था, पेशेंट के पास फाइनेंशियली दिक्कत थी, एमआरपी 60,000 रुपए थे, 10 टैबलेट के एमआरपी 60,000 रुपए थे। उसके लिए लेना मुश्किल था। कई सारे सोर्स लगाने के बाद वो मेडिसिन अवेलेबल हुआ 22,000 में। तो हर लेवल पे कैंसर इलाज के मामले में लूट मची है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ इलाज पे कितनी लूट होती है? देखिए, हम तो बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हम कैसे इलाज करते हैं। तो हम तो ये बोलते हैं अपने पेशेंट्स को, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये इलाज तो घर पे ही हो सकता है। हम्म, आई से एट द वेरी फर्स्ट प्लेस कि सबसे अच्छा जो हॉस्पिटल है वो अपना घर है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि डोंट ईट आफ्टर 6 पीएम, दैट इज द फर्स्ट रूल। बी ऑन डीआईपी डाइट, दैट इज द सेकंड रूल। टेक लॉट ऑफ सनशाइन, थर्ड रूल। गेट कनेक्ट विद द अर्थ, फोर्थ। ये चारों चीजें हम अपने हॉस्पिटल में कराते हैं। और गिव बॉडी हीट, जिसको हम बोलते हैं बाल्टी में दोनों पैर रख के गर्म पानी की बाल्टी में पेशेंट को रखते हैं अपने। याद रखिए, अगर कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाए तो कैंसर ठीक हो जाता है। ये नो प्राइज विनिंग साइंस 1927। तब ऐसे ही होता था कि कैंसर पेशेंट आ गया, उसको फीवर दिलाना है। फीवर कैसे दिलाना है? मलेरिया के वार्ड में रख दो उसको, तो उसको मलेरिया हो जाएगा, फीवर आ जाएगा। तो मलेरिया तो हम ठीक कर ही देंगे, तो कैंसर ठीक हो जाएगा। कैंसर ठीक होना चाहिए, मलेरिया तो खैर उतना घातक नहीं होता। तो जब पेशेंट को फीवर आ जाए तो खुश हो जाओ कि भाई कैंसर सेल मर जाएंगे। लेकिन अगर उस वक्त आप दवाई देके फीवर घटाओगे तो कैंसर बढ़ेगा। तो हमारे हॉस्पिटल में हम इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं। फीवर आ गया, बी हैप्पी, राइट, सस्टेन द फीवर। आप जो हॉस्पिटल में कर रहे हैं वही प्रोसेस को आप घर पे करने के लिए हाँ एडवाइस करते हाँ हैं? हाँ, क्योंकि ये तो घर में कर सकते हैं ना। थोड़ी नॉलेज की जरूरत है, इसीलिए जो ये Interaction है, हाँ। इंटरेक्शन है, ताकि इस बहाने आपको नॉलेज मिल जाए। मैटर ऑफ लिटिल बिट नॉलेज। आप इतने सारे ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो क्या कोई डेटा रखते हैं? डेटा रखते हैं कि पेशेंट किस लेवल पे आया था, उसे आपने जो ठीक किया, क्या उसे आपने प्रिस्क्राइब किया, क्या उसे उसने फॉलो किया और रिजल्ट क्या रहा? हाँ, इस तरह के कोई डेटा है? डेटा है हमारे पास। उसके डेटा हम पब्लिश करते हैं टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर टू गिव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, एक किताब है हमारी, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। उसमें पहले सारे ये टेक्निक बताए जो मैंने आपको बता भी रहा हूँ डिटेल में। और उसके बाद जो उन लोगों पे हमने किया और वो ठीक हो गए, उनके पूरे टेस्टिमोनियल, वो फोटो के साथ, कौन से हॉस्पिटल में पहले थे, क्या तकलीफें थी, अब कहाँ पे हैं, एक एक चीज अपने बुक में डाला। और इस तरह से जब भी हमारे कोई नेक्स्ट बुक आता है, उसमें हम एक सेक्शन रखते हैं जिसमें सक्सेसफुल पेशेंट्स के हम पूरी हिस्ट्री डालते हैं। और जिनको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो एक लिंक डालते हैं, इट गोज़ टू आवर वेबसाइट। उस लिंक में जाके वो सारा डाउनलोड कर सकते हैं, उन पेशेंट के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, दे कैन रीच आउट टू दैट पेशेंट। कोरोनाकाल.टीवी हमारा एक वो है, वेबसाइट है। इसमें 10,000 वीडियो टेस्टिमोनियल इस तरह के पेशेंट के, 10,000। कौन डॉक्टर होगा जिसके पास 10,000 हो सकता है? 10,000 का 10। तो इतने सारे डेटा हैं, फिर आपने आईसीएमआर में क्यों नहीं प्रेजेंट किया? आईसीएमआर में हम गए थे, आईसीएमआर गए थे, हेल्थ मिनिस्ट्री में गए थे। अभी अभी पिछले दिनों हम हरियाणा के आयुष मिनिस्ट्री में भी चिट्ठी भेजा था मैंने। तो जब वो देखते हैं कि आप कौन से दवाई पे काम कर रहे हैं, हमने कहा दवाई पे नहीं, हम तो पेशेंट पे काम कर रहे हैं। नहीं, तब हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो आईसीएमआर में तो बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, राइट, हमने आईसीएमआर में मेल किया, हमने आयुष मिनिस्ट्री में मेल किया। और जब कोई भी नहीं कुछ कर रहा तो हम खुद ही पब्लिश करके हम समाज को हम जैसे bishrup.com/ebook में जाएंगे तो मेरी सारी किताबें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्सस कुछ ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पे ड्रग इन्वॉल्व नहीं है और उससे अगर कोई ठीक होता हो तो उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। कोई भी रिसर्च पेपर छापने के लिए, एटलीस्ट स्क्रूटनाइज करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि हमने ठीक किए 10,000, आपका ये वीडियो हर जगह दिखेगा, आयुष का मंत्रालय भी दिखेगा। ये भी नहीं आके देखेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो किसी से। अगर ठीक किया तो भाई हम इसको लोगों तक पहुंचाए। और अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको पकड़े, ये तो होना चाहिए ना। अगर वो वाकई में, अगर मंत्रालय है, मंत्रालय का काम क्या होता है कि जो गड़बड़ कर रहा है वो रोको और जो अच्छा काम कर रहा है उसको लोगों तक पहुंचाओ, यही तो काम होता है। लेकिन अब वो नहीं आएंगे, उनको पता ना कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पे लोग वाकई में ठीक हो रहे हैं, दे आर साइलेंट। सो लोग बोलते हैं जर्नल में क्यों नहीं छपाते? अरे जर्नल में जो आदमी बैठा है वो छापने देगा तब ना। आईसीएमआर जो बैठा है वो तो नहीं देगा, वो देता ही नहीं है। हमने जितनी भी तरह से आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर कोई अगर आईसीएमआर वाला सुन रहा है या आपकी जान पहचान है, वहां तक पहुंचा सकते हैं, तो आप करके देख लीजिए। दे विल नेवर लेट इट हैपन। तो देखा आपने कि किस तरह से एक नेक्सस काम कर रहा है। और डॉक्टर साहब, अगर इतने सारे डेटा हैं और प्रेजेंट करना चाह भी रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। या तो आप एक्सेप्ट कीजिए या फिर उस पर कार्रवाई कीजिए कि अगर लग रहा है कि नहीं जी आपने गलत डेटा प्रेजेंट किया है,
उस पर कार्रवाई कीजिए। कहीं ना कहीं सरकार पर भी उंगलियां उठ रही है। जल्दी आपको बताएंगे कि सरकार ने कई सारे पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन पॉलिसी बनाने के साथ साथ एक लूप होल छोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे कि स्टेंट पे कैपिंग लग गई, नी जो इम्प्लांट है उस पर कैपिंग लग गई, लेकिन आप अगर बिल उठा के देखें कैपिंग से पहले और कैपिंग के बाद का, रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। सरकार ने गरीबों के लिए जेनरिक मेडिसिन ले आए, लेकिन एक लूप होल छोड़ दिया है एमआरपी के खेल पे। जल्दी इस पे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सरकार ने लूट के लिए एक रास्ता अलग से बना रखा है। मेडिसिन 20 पैसे की है, एमआरपी 20 रुपया लिखा हुआ है, और खुलेआम उसे ब्रांड बता के बेचा भी जा रहा है। तो इसमें एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जल्दी द हेल्थ केयर टुडे पे लाया जाएगा। तो अभी बात हो रही थी कैंसर के 4th स्टेज की, कि क्या ठीक किया जा सकता है, कितना ठीक किया जा सकता है, इस पे खर्चे कितने आते हैं। उम्मीद है कि सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। आप अपने विवेक से डिसीजन लें कि अगर 4th स्टेज कैंसर है तो इलाज के लिए कहाँ जाना है और क्यों जाना है। हम रखें, आपका